नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। 24 घंटे के भीतर ही ईरान और अमेरिका के बीच हुआ युद्ध विराम टूट गया है। इसलिए टूट गया है क्योंकि इस्राइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं लेबनान पर, और लेबनान से भी हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ हमलों का जवाब दिया है उसी तरीके से। लेकिन अमेरिका भी अब इस युद्ध विराम से, सीज फायर की शर्तों से पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम की शर्तों में लेबनान नहीं था, लेकिन ईरान ने कहा है कि जिन्होंने समझौता कराया है उनके ट्वीट में, उनके जो पत्र है, समझौते का पत्र है, उसमें साफ लिखा हुआ है। तो अब ये सवाल है कि आखिर ये 14 दिन का युद्ध विराम क्या पूरी तरीके से टूट चुका है और ये लड़ाई, यानी जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की लड़ाई थी, वो फिर से शुरू हो जाएगी? ये बड़ा सवाल है। और ईरान ने जब इस युद्ध विराम के टूटने के बाद ही हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। इधर बीच बहुत भीषण हमला किया है इजराइल ने, और वहाँ के लेबनान में बहुत सारे जो आम नागरिक हैं उनकी जान गई है। सैकड़ों की संख्या में लोगों के मारे जाने की खबर है, और हिजबुल्लाह ने भी हमला किया हुआ है। लेकिन युद्ध विराम आखिर कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। इधर ईरान ने आरोप लगाया है कि जो शर्तें थी युद्ध विराम की, उससे अमेरिका पलट रहा है, उनका उल्लंघन कर रहा है। बहरहाल क्या कुछ होता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हम लोग करेंगे और बताएंगे क्या कुछ अपडेट्स हैं युद्ध विराम को लेकर। उसके बाद वहां पर मध्य पूर्व की राजनीति में किस तरह के जो बयान आ रहे हैं, और ईरान के समर्थन में यूरोपियन देश कैसे दिखाई पड़ रहे हैं, उन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। ताजा तरीन हमले कहां हुए हैं और क्या कुछ हुआ है लेबनान पर, और उधर हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर, पहले उसकी बात करते हैं। अविनाश जी, अब लगता है पूरी तरीके से ये युद्ध विराम खत्म ही है, क्योंकि जिस तरह से लेबनान पर हमले कर रहा है इजराइल, और दूसरी ओर अमेरिका भी उन शर्तों से पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है जो साफ साफ लिखी हुई हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के ट्वीट में, जिस ट्वीट के जरिए उन्होंने जानकारी दी थी युद्ध विराम की। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि शहबाज शरीफ ने साफ साफ लिखा था कि जो सीज फायर हुआ है उसमें लेबनान भी शामिल है। लेबनान का उन्होंने सीधा सीधा जिक्र किया था। ईरान का, इराक में जो उनके जो मिलिशिया लड़ रहे हैं साथ में ईरान के, या फिर यमन का मुद्दा हो, उनका जिक्र नहीं था। लेकिन लेबनान का जिक्र शहबाज शरीफ ने किया था। कहा था कि भाई लेबनान और जितने भी ईरान के सहयोगी संगठन हैं, उन सभी के साथ में युद्ध विराम हो गया है। और इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी घोषणा कर दी थी कि भाई युद्ध सीज फायर हो गया है और हम भी अपनी तरफ से इसको पूरी तरीके से मानेंगे। और लेबनान की तरफ से हमले बिल्कुल बंद कर दिए गए थे। लेकिन उसके बाद इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान पर बोला है। अब ये क्योंकि इजराइल में भी ये सवाल उठ रहे थे कि भाई जो सीज फायर हुआ है उसमें ट्रंप ने और ईरान ने मिलकर सीज फायर कर लिया है। इजराइल को तो पूछा ही नहीं गया। जब सीज फायर हो गया है उसके बाद इजराइल को बताया गया है कि भाई हमने 14 दिन का सीज फायर कर लिया है। ट्रंप की तरफ से अब नेतन्याहू से कहा गया कि अब हमले रोक दिए जाएं। तो अब जब नेतन्याहू बुरी तरीके से घिर गए, तो अब उन्होंने लेबनान को एक तरीके से इस सीज फायर को तोड़ने के लिए, क्योंकि अब लेबनान पर हमले होंगे तो ईरान जरूर बाद में जंग में कूदेगा, और उसकी तरफ से दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके ट्रंप को बता दिया है कि अगर आप सीज फायर तोड़ेंगे तो फिर ये मान के चलिएगा कि हमसे उम्मीद मत रखिएगा कि हम सारी शर्तें मानेंगे। अगर लेबनान पर हमले नहीं होंगे तो फिर हॉर्मुज नहीं खुलेगा। कुछ देर के लिए हॉर्मुज खोला था ईरान ने, लेकिन जैसे ही सीज फायर का वायलेशन होता है वैसे ही हॉर्मुज को उसने दोबारा से बंद कर दिया। और दूसरी बात, खाली लेबनान पर ही हमला नहीं हुआ है, बल्कि तेहरान में भी ड्रोन हमले हुए हैं। और ये ड्रोन कहाँ से आए? ये ड्रोन अमेरिका की तरफ से ही आए होंगे, अमेरिका के सैन्य बेस की तरफ से। और इसको लेकर अभी तक अमेरिका ने कुछ नहीं बोला है। और सबसे बड़ी बात, सीज फायर की जो एक शर्त थी कि सैन्य जमावड़ा कम किया जाएगा, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है उस बात से भी पलट गए हैं। और अब उनका कहना है कि हमारा जो सैन्य जमावड़ा है, सैनिक जो हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। जबकि जब जंग चल रही थी तो उससे पहले अमेरिका ने तकरीबन अपने 2000 सैनिक वापस बुला लिए थे। और लेकिन अब जब सीज फायर हो गया है तो ट्रंप कह रहे हैं कि भाई हम अपने कोई सैनिक वापस नहीं बुलाएंगे। तो आप सीज फायर जो आपने किया है वो किसके लिए किया है? भाई आप बातचीत करना चाहते हैं कि दबाव बनाना चाहते हैं
कि हम आपकी एक भी शर्त नहीं मानेंगे, लेकिन ईरान को सारी शर्तें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल, दरअसल यहाँ पर एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का दबाव काम करता दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से अमेरिका ने खुद को, अपने देश को, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस युद्ध में झोंका है। अब वहां चूंकि आपने जैसा बताया कि पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया इजराइल को, पूरा समझौता, पूरी बातचीत हुई है अमेरिका और ईरान के बीच में, उस लूप में इजराइल था ही नहीं। इसको लेकर इजराइल में जबरदस्त एक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष के नेता से लेकर आम लोग भी ये कह रहे हैं कि इजराइल को पूरी तरीके से महत्वहीन कर दिया गया। जहां मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में इजराइल एक सबसे बड़ी ताकत के रूप में खुद को देखा करता था, अब उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है, उसका महत्व खत्म हो चुका है। तो ये झुंझलाहट और इसका पूरा जो एक जिम्मेदारी डाली जा रही है वो नेतन्याहू पर डाली जा रही है। तो उसने इस पूरे के पूरे युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन करते हुए जो शर्तें थी, लेबनान पर हमला कर दिया, ये कहते हुए कि लेबनान इस समझौते की शर्तों में शामिल नहीं है। जबकि प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, एक बार उनका अगर हम ट्वीट देखेंगे, और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने उनके ट्वीट को टैग करते हुए लिखा है कि साफ साफ इस समझौते में लेबनान शामिल है। लेकिन अब अमेरिका को भी डिफेंड करना पड़ रहा है इजराइल जिस तरीके से लेबनान पर हमले कर रहा है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। और यही बड़ा सवाल है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो उठाया जा रहा है कि आखिर नेतन्याहू के दबाव में इस कदर वो क्यों झुक रहे हैं और तमाम ऐसे समझौते लेने पर मजबूर हो रहे हैं जो देश के खिलाफ है। यहां पर जो इसका बचाव और अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उन्होंने भी कहा है कि यहाँ ये कुछ गलतफहमी हुई है। उनके बयान को भी हम लोग सुनेंगे। वो कह रहे हैं कि ये शर्तों में लेबनान शामिल नहीं था, लेकिन शहबाज शरीफ साफ साफ उसमें लिख रहे हैं कि लेबनान शामिल था। तो अब ये एक झुंझलाहट या बौखलाहट समझा जाए नेतन्याहू की, जो वो निकाल रहे हैं लेबनान पर, और उनके दबाव में अमेरिका भी उनकी बातों का बचाव करने पर मजबूर दिखाई पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि जेडी वेंस का कहना है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। भाई, जब जो 10 शर्तें आपने मानी है, डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बोला है कि ईरान की तरफ से प्रस्ताव मिला है और उसके आधार पर हमने सीज फायर किया है। और अब अगर आप कह रहे हैं कि भाई कन्फ्यूजन हुआ है और लेबनान इसमें शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान के जो राजदूत हैं अमेरिका में, रिजवान सईद शेख, उनका बयान आया है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि जो सीज फायर की शर्तें थी उसमें लेबनान शामिल था। आमतौर पर अमेरिका की किसी बात को पाकिस्तान कभी काटता हुआ नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ अमेरिका में जो पाकिस्तान के राजदूत हैं वो खुद बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया था, जो बयान दिया था कि जो सीज फायर हुआ उसमें लेबनान शामिल है, वो उसी पर जो सीज फायर हुआ था। लेकिन अब जो इजराइल है उसके दबाव में अमेरिका पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लेबनान का जो मुद्दा है, अगर लेबनान पर हमले होते रहेंगे तो फिर ये सीज फायर का टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक तरीके से पहली बार ऐसा स्टैंड लिया है कि उसने अमेरिका की बात को काटते हुए अमेरिका को एक तरह ट्रंप और जेडी वेंस के बयान को झूठा बता दिया है। और ये बयान भी अमेरिका से ही दिया गया है, जो वहाँ अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत की तरफ से। और दूसरी तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है और उसने साफ कह दिया है कि भाई जो समझौता ट्रंप का और पाकिस्तान के बीच में हुआ है वो सिर्फ ईरान को लेकर हुआ है। तो अब अगर इजराइल के हमले जारी रहेंगे तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि ये ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर रखे हुए हैं, किसी भी समय हमारी तरफ से भी हमला हो, जो इजराइल है उसको जवाब दिया जाएगा। जो जैसे आपने अरागची के बयान के जिक्र किया है, अरागची ने साफ साफ कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को ये तय करना है कि आपने जो सीज फायर किया है, आप सीज फायर को मानेंगे या फिर इजराइल के जरिए आप जंग जारी रखेंगे। क्योंकि अगर जंग जारी रहती है, लेबनान पर हमले होते हैं, तो ईरान जरूर उस पर पलटवार करेगा। और वो देख लेते हैं सैयद अब्बास अरागची जो विदेश मंत्री हैं, उनका जो ट्वीट है, उन्होंने क्या लिखा है। और उन्होंने शहबाज शरीफ के ट्वीट को टैग करते हुए उसका स्क्रीनशॉट भी उसमें डाला हुआ है। एक बार हम देखेंगे कि वो क्या लिख रहे हैं। और लिख रहे हैं बाकायदा कि जो शर्तें हैं उनको उसको पालन करना
चाहिए और दोनों को पालन करना चाहिए। ये वो ट्वीट है कि ईरान यूएस सीजफायर टर्म्स आर क्लियर एंड एक्सप्लिसिट, द यूएस मस्ट चूज सीजफायर और कंटिन्यूड वॉर वाया इजराइल, इट कैन नॉट हैव बोथ। दोनों चीजें नहीं होती कि आप एक तरफ सीजफायर भी करें और दूसरी तरफ आप इजराइल के जरिए लड़ाई भी जारी रखें, और अगर आप जारी रखेंगे तो फिर हमारी तरफ से जारी रहेगी। और ये आगे लिख रहे हैं कि दुनिया देख रही है कि लेबनान में क्या कुछ हो रहा है, और ये अब गेंद जो है वो अमेरिका के पाले में है कि उसको क्या करना है। बाकायदा शहबाज शरीफ का ट्वीट का स्क्रीनशॉट उन्होंने तय किया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि ईरान और इनके बीच, अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है, along with their allies have agreed to an immediate ceasefire, everything including Lebanon and elsewhere। तो जहां भी है वो लेबनान भी, क्योंकि लेबनान उसके साथ, ईरान के साथ खड़ा रहा, और वहां अगर हमले हो रहे हैं तो ईरान का साफ तौर पर यह कहना है कि हम फिर हमले करेंगे, क्योंकि वहां होना, लेबनान पर हमला होना, इसका मतलब है कि वो ईरान पर हमला है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो ट्वीट किया है उसमें जो शहबाज शरीफ का जो ट्वीट का उसको रीट्वीट किया है, वहाँ लेबनान वाली लाइन को हाईलाइट भी किया है कि भाई आप देख लीजिएगा कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, बड़ी महत्वपूर्ण बात अविनाश जी, जो ये ट्वीट भी है, अब ये देखिए कि ये पलट रहे हैं। अभी हम लोग जेडी वेंस को भी सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं, ट्रंप भी क्या कह रहे हैं, लेकिन ये ट्वीट की जो स्क्रिप्ट है, इसका जो ड्राफ्ट है, वो भी व्हाइट हाउस से ही आया है, अमेरिका से ही आया है, यानी वहीं पर ये लिखा गया था। क्योंकि कल ये बड़ा वायरल हुआ ये एक लेटर, जिसमें वो लाइन भी लगी हुई थी कि इस ट्वीट को शहबाज शरीफ ट्वीट करेंगे। तो आप ये भी नहीं कह सकते अब कि ये इसमें जब ये लिखा गया था तो वो शहबाज शरीफ खुद लिख रहे थे या उनके पीआरओ वगैरह लिख रहे थे। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के अंदर ही इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ट्वीट व्हाइट हाउस से आया था, और अगर व्हाइट हाउस से ये ट्वीट आया है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि उसमें लिखा हुआ था, पहली लाइन ड्राफ्ट ऊपर लिखा हुआ था कि ये ट्वीट जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनकी तरफ से जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने एडिट किया, उस लाइन को हटाया, लेकिन तब तक वो ट्वीट वायरल हो चुका था, तमाम लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट रख लिए थे और सवाल उठ रहे थे उसको लेकर। और अब जब अमेरिका की तरफ से ही जो ट्वीट एक तरीके से ड्राफ्ट किया गया है, अमेरिका ने ही सीज फायर की शर्तें तय की हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप भी बोल रहे हैं। उनका कहना भले ही है कि भाई ईरान की तरफ से प्रस्ताव आया था, लेकिन शर्तें हमारी हैं। तो अब अगर अमेरिका की शर्तें हैं और अमेरिका ही कह रहा है कि भाई जो सीज फायर हुआ है वो कंप्लीट सीज फायर है, लेकिन अब जेडी वेंस कह रहे हैं कि भाई कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई इजराइल का जो बयान आया है उसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है। तो फिर अब ट्रंप को ही बताना चाहिए कि भाई वो जो ट्वीट है शहबाज शरीफ का वो सही है, कि अब जिस तरीके से हमले हो रहे हैं वो सही है। आमतौर पर ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो सुबह जो कुछ बोलते हैं शाम को उससे पलट जाते हैं, लेकिन ये किसी नेता के बयान नहीं है, ये एक जंग में सीज फायर के नियम है जो एक बार बन गए तो फिर आप उनको इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, नहीं तो पूरा सीज फायर ही टूट जाएगा। और फिर आप पर भरोसा कैसे किया जाएगा कि हम ईरान के साथ आप पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बातचीत करेंगे 14 दिन तक, और अगर समझौता होता है तो इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई कोई समझौता हुआ तो हमें अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इससे पहले जो 2 बार जंग शुरू की अमेरिका ने, दोनों बार जंग तब शुरू की जब हम बातचीत कर रहे थे, और दोनों बार ही अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे थे कि बातचीत बहुत सही दिशा में चल रही है। और इस बार तो जब जिनेवा में बातचीत चल रही थी तो ओमान की तरफ जो ओमान मीडिएटर था, और ओमान ने बोला था कि ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है वो अब तक का सबसे बेहतरीन प्रस्ताव है और अमेरिका इसको एक तरीके से रिफ्यूज कर ही नहीं सकता, ट्रंप को समझौता करना ही पड़ेगा। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगले दौर की बातचीत बुलाई जाती है, 2 तारीख को बातचीत होनी थी 2 मार्च को, लेकिन उससे पहले आप 28 फरवरी को हमला कर देते हैं। तो ऐसे में आप ट्रंप पर कैसे भरोसा हो सकता है कि आप एक बयान देते हैं, सीज फायर को लेकर नियम बनाए जाते हैं, व्हाइट हाउस एक पूरा का पूरा ट्वीट ड्राफ्ट करता है और उसके बाद उनके उपराष्ट्रपति का बयान आता है कि भाई कुछ कंफ्यूजन हो गया। तो एक बार सुन लेते हैं कैसे कंफ्यूजन हो गया, क्या कुछ कह रहे हैं जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, क्यों कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं। ड्राफ्ट भी उन्हीं के यहां तैयार हो रहा है, उसी ड्राफ्ट को ट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और अब जब इजराइल उसको नहीं मान रहा है तो अमेरिका की मजबूरी है कि इजराइल के दबाव में इजराइल की बातों को वो भी जस्टिफाई करे। तो सुनते हैं जेडी वेंस को क्या कह रहे हैं। If Iran wants to let this negotiation fall apart in a conflict where they were getting hammered over Lebanon, which has
nothing to do with them and which the United States never once said was part of the ceasefire. That's ultimately their choice. We think that would be dumb, but that's their choice. Mr. Vice President, Iran is continuing. तो लेबनान का उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ गलतफहमी हो गई है, कन्फ्यूज़न हो गया है। तो कन्फ्यूज़न ये आपको हुआ है, इजराइल को हुआ है, लेकिन जो दस्तावेज़ है उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि जब फाइनल ड्राफ्ट बनकर आ रहा है उसी को शहबाज शरीफ जो मीडिएटर हैं वो उसको ट्वीट कर रहे हैं। एक बार फिर उनको देखेंगे और अब्बास अरागची वही दिखा रहे हैं और उसको हाईलाइट करके बता रहे हैं कि बाकायदा लेबनान का नाम उसमें लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं। अब ये जो साइड में है अब्बास अरागची का ट्वीट जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, साफ साफ लिखा हुआ है शहबाज शरीफ के ट्वीट में कि इसमें लेबनान भी शामिल है और बल्कि दूसरे जगह भी जहां ईरान के सहयोगी होंगे, सैनिक होंगे, वो भी। तो ये अब आप कैसे, उसको कौन सी गलतफहमी है इसमें? और सबसे हाँ, बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो लिखा हुआ है ऐसा तो है नहीं कि आपने बयान दिया और उसके बाद आप बोलें कि भाई हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। यहाँ पर जो भी कुछ है सब लिखा हुआ है, आप इससे पलट नहीं सकते हैं। और अब जेडी वेंस यदि ये बात बोल रहे हैं कि कन्फ्यूज़न हो गया है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है उसमें अमेरिका की जो टीम है उसको लीड जेडी वेंस को ही करना है। तो भाई आप किस तरीके से बात करेंगे और आपकी किस बात पर ईरान भरोसा करे कि भाई आप यदि कोई चीज़ बोलते हैं, पता चलता है डोनाल्ड ट्रंप उसको रिफ्यूज़ करते हैं, मना करते हैं कि भाई हम ये चीज़ नहीं मानेंगे, तब क्या होगा? क्योंकि इससे पहले जो भी बातचीत हुई है उनमें जो अमेरिका की तरफ से बयान आता था कि अच्छी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने हर बातचीत के बाद यही बोला है कि बातचीत बहुत अच्छी दिशा में जा रही है और जल्दी समझौता हो जाएगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है, बातचीत अच्छी दिशा में जा रही होती है और आप अचानक हमला कर देते हैं, और वही यहाँ दिखाई दे रहा है। 14 दिन का जो सीज फायर प्रस्ताव मांगा गया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से घोषणा की गई है, उसको लेकर अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका, क्योंकि जो ईरान ने हमले किए थे उससे अमेरिका की पूरी सेना तितर बितर हो गई थी। ये कहा जा रहा है कि भाई सैन्य बेस छोड़कर वो होटलों में और नागरिक ठिकानों में जाकर शरण ले रहे थे, दूसरे देशों में भाग गए थे। तो क्या अमेरिका अपने सैन्य शक्ति को दोबारा से एकजुट करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए आपने सीज फायर किया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम अपना कोई सैनिक वापस नहीं बुलाएंगे, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि वहाँ सेना को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 14 दिन तक लगातार नाटो पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लोग इस जंग में आइए, शामिल हो जाइए। हाँ भाई, क्योंकि एक अकेला ईरान बहुत भारी पड़ रहा है। और जब जंग खत्म हो गई और आपको पता है कि भाई समझौता हो जाएगा, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आता है कि भाई जो ईरान को हथियार देगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे 50% का। अरे भाई, सबको पता है ईरान को हथियार कौन दे रहा है। ईरान को जंग के बीच में भी, जब जंग चल रही थी उस दौरान भी चीन और रूस की तरफ से मदद मिल रही थी। चीन से 5 जो जहाज थे उनमें हथियार बनाने का सामान भेजा गया था, जो ईरान पहुंच भी गए थे, जिसको अमेरिका के सैटेलाइटों ने कैप्चर भी किया है। तो आपको तो सीधा सीधा पता है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि चीन के खिलाफ कोई एक्शन ले पाएँ, क्योंकि चीन के खिलाफ आप एक्शन लेते हैं तो अभी ये जो अमेरिका की रिपोर्ट है कि वो रियल अर्थ मटेरियल का जो सप्लाई है उसको रोक देगा। और अमेरिका के पास में जिस तरीके से इंटरसेप्टर की जो 80% तक कमी हो गई है, उन्हें बनाने के लिए उसे चीन की मदद चाहिए। अच्छा, ये ईरान को इस बात का एहसास था कि ये सीज फायर कर रहे हैं। हालांकि ईरान तो शुरू से सीज फायर के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसका भरोसा दिया गया कि हम जो आपकी शर्तें हैं, 10 शर्तें हैं, खासतौर से जो मुख्य 3 शर्तें, उसके अलावा कुछ और शर्तें जुड़ी हुई हैं, उसमें 10 शर्तों को स्वीकार कर लिया अमेरिका ने। ये साफ साफ उस सीज फायर में ट्रंप ने भी कहा है कि उस पर बातचीत होगी, यानी आपने उसकी शर्तों पर आप तैयार हो गए और ईरान भी इसलिए तैयार हो गया कि ठीक है, हमारी शर्तों पर अब आने वाले जो ये 2 हफ्ते होंगे इसमें चर्चा होगी और एक लड़ाई रुक जाए, इसका एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। लेकिन ईरान को ये पता था कि किसी न किसी तरीके से इसको तोड़ा जाएगा, इसलिए उसने पहले ही दिन कह दिया कि मैं भरोसा नहीं है, बातचीत हम करेंगे लेकिन भरोसा नहीं है, इसलिए हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है, हमारी तैयारी हर समय इस चीज़ को लेकर हम तैयार हैं कि ये दोबारा कभी हम पर हमला कर सकते हैं। और वो अब दिखाई ही पड़ गया कि कुछ ही घंटों के भीतर कैसे पहले लेबनान पर इजराइल हमला करता है और उसके बाद अमेरिका
पलटने लगता है उसकी शर्तों से, जो सीज फायर की शर्तें तय की गई थी। और इधर लेकिन ईरान के साथ एक प्लस पॉइंट यह है कि जैसे पूरे 40 दिन के इस युद्ध के दौरान उसको वैश्विक समर्थन मिलता रहा, अब भी उसको समर्थन मिल रहा है और अब मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा समर्थन मिलेगा, क्योंकि आप पहले हमला भी कर रहे हैं, युद्ध विराम की कोशिश भी कर रहे हैं, और जब युद्ध विराम हो गया तो आप उसका वायलेशन भी कर रहे हैं, आप उसका उल्लंघन भी कर रहे हैं। जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोनों ही पक्षों को, सभी पक्षों को युद्ध विराम के समझौता जो शर्तें हैं उसका पालन करना चाहिए। एक बार देखते हैं में, और निश्चित तौर पर ये ईरान के लिए एक बहुत उसके समर्थन में इस ट्वीट को कहा जा सकता है। वो लिख रहे हैं कि आज मैंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। मैंने दोनों से कहा कि युद्ध विराम स्वीकार करने का उनका निर्णय सर्वोत्तम संभव निर्णय था। मैंने आशा व्यक्त की कि लेबनान सहित सभी संघर्ष क्षेत्रों में सभी पक्ष युद्ध विराम का पूर्णतः सम्मान करेंगे। यह युद्ध विराम की विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त है। इससे मध्य पूर्व में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम व्यापक वार्ताओं का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। किसी भी समझौते में ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों, उसकी क्षेत्रीय नीति और होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन को बाधित करने वाली कार्रवाइयों से संबंधित चिंताओं का समाधान करना होगा। यानी ये सारी चीज़ें, जिसका जो अभी बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जो उसके हैं, उस पर भी ये बार बार अमेरिका की ओर से बयान आ रहा है कि हम ये शर्तों में ये भी शामिल है कि हम इसको रोक देंगे, जबकि ईरान का साफ तौर पर ये कहना है कि ये चीज़ें उनमें शामिल नहीं हैं। तो ये उल्लंघन की शर्तें लगातार आ रही हैं, और किस तरीके से इस उल्लंघन के लिए जिम्मेदार है इजराइल और अमेरिका, ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ इजराइल का, नेतान्याहू का जो ट्रंप पर दबाव है वो स्पष्ट तरीके से एक बार फिर सामने आ गया है। यानी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मेकरा का ट्वीट आपने देखा है, उसमें भी उन्होंने लेबनान वाला मुद्दा उठाया है कि भाई लेबनान पर हमले नहीं होने चाहिए। पेजेश्कियन के साथ उनकी बातचीत हुई और उन्होंने यही बताया कि भाई ट्रंप के साथ में ही बातचीत हुई है। तो ट्रंप से भी उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की होगी कि भाई आपने सीज फायर तो कर लिया है, लेकिन आप उसको मान क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से इजराइल का खुला समर्थन कर रहा है लेबनान के मुद्दे पर, तो इससे ये सीज फायर बहुत ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाएगा। जबकि शुरुआत से ये कहा जा रहा था कि अगर सीज फायर कुछ समय के लिए भी हो जाएगा तो बाद में ये जंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि दोनों पक्षों को इस जंग में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। तो अब अमेरिका की तरफ से, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू को सबको पता है कि नेतन्याहू के लिए इजराइल की जो फर्स्ट नहीं है, उन्हें अपनी कुर्सी बचानी है, और कुर्सी बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि इजराइल जंग में बना रहे। 3 साल से इजराइल लगातार जंग लड़ रहा है, और उसी के चलते ना तो वहाँ की जो संसद है उसके सत्र सुचारू रूप से हो पा रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी आया हुआ है, नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में केस भी चल रहा है, जनता में ज़बरदस्त नाराज़गी है, और नेतन्याहू चाहते हैं कि भाई हम जंग में बने रहें ताकि इन किसी भी मुद्दों पर इजराइल में कोई चर्चा ना हो पाए। और इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले करीब 3-4 साल से जब से नेतन्याहू के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है कोर्ट में, और ये माना गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको दोषी ठहराया जाना है, और इसी के चलते वो वहाँ राष्ट्रपति के पास में क्षमादान लेने भी पहुँच गए हैं। जबकि नियम साफ साफ है कि जब तक आपको दोषी नहीं ठहरा दिया जाता है तब तक आपको क्षमा नहीं मिल सकती। लेकिन नेतन्याहू के मामले में तो अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन वो क्षमादान मांगने पहुँच गए हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि उनको दोषी ठहराया जाएगा। तो इसी के चलते वो लगातार जंग में बने हुए हैं। और जिस तरीके से लेबनान पर हमला हुआ है और कई मासूम लोगों की जान गई है इस हमले में, 250-300 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और तकरीबन 1,500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसे लेबनान पर अब तक का सबसे भीषण हमला माना जा रहा है। और इजराइल की कोशिश यही है कि हर जंग में वो अपने पड़ोसियों की कुछ ना कुछ ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और उससे अपनी सीमा का विस्तार कर रहा है। और इस बार भी उसने लेबनान की काफ़ी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। और इसी को लेकर बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है जो साउथ अफ्रीका में ईरान का दूतावास है, एक बार उनको भी देखते हैं। उन्होंने भी, उस दूतावास ने भी शहबाज शरीफ के उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट उसमें टैग किया हुआ है और लिखा क्या है एक बार देखते हैं। और बहुत तगड़ा जवाब दिया है अमेरिका को, जेडी वेंस को, और जो लोग ये कह रहे हैं कि लेबनान उसमें शामिल नहीं है। और ट्वीट में लिखा हुआ है कि अगर लेबनान शामिल नहीं है तो जो फ़लस्तीन का इलाका जिसको आपने कब्जा किया हुआ है फिर वो भी स्वतंत्र है, यानी हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं। एक बार देखते हैं जो ईरान की एम्बेसी है उसमें क्या लिख रहे हैं कि द ज़ियोनिस्ट regime says that the 2-week ceasefire doesn't include Lebanon. If that is the case, then it doesn't include
ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन 2, यानी फिर फ़लस्तीन भी उसका हिस्सा नहीं है। तो ये आप अगर लेबनान को उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं तो फिर हम फ़लस्तीन को भी उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक जवाब बहुत बेहतर तरीके से दिया है। लेकिन अब ये साबित लग रहा, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ईरान को जो आशंका थी वो आशंका गलत नहीं थी, बिल्कुल सही थी कि अमेरिका और इजराइल ये दोनों बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, चूंकि इस लड़ाई से पूरी तरीके से पस्त हो चुके हैं, लेकिन अगर युद्ध विराम होता है तो ये उसका उल्लंघन भी करेंगे और वो दिखाई पड़ गया है। नहीं, बिल्कुल ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ईरान भी इसको लेकर तैयार है और उसकी तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी अब समझौता होगा अमेरिका के साथ में, तो उस समझौते में हम चाहते हैं कि रूस और चीन की तरफ से गारंटी दी जाए कि भाई अमेरिका पलटी नहीं मारेगा, क्योंकि ये दोनों स्थायी सदस्य हैं और अमेरिका की तरफ से जो भी कोशिशें की गई यूएन में अपनी बात को मनवाने के लिए, उन्हें रूस और चीन ने हमेशा वीटो कर दिया। और इसीलिए ईरान चाहता है कि भाई ये दोनों देश ना तो अमेरिका के दबाव में आएंगे और इतने शक्तिशाली भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे सीधे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो चाहता है ईरान कि जो भी समझौता हो, इस्लामाबाद में जो अमेरिका के साथ बातचीत होती है तो उसमें अगर कोई समझौता होता है तो फिर इनकी गारंटी दी जाए, और अमेरिका इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। और आप ये देख लीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को कबूल किया है कि इस सीज फायर में चीन की बड़ी भूमिका थी, लेकिन कभी भी क्रेडिट चीन को नहीं दिया। चीन का कहना है भाई 26 बार हमारी लगातार डायरेक्ट ईरान के नेताओं से बातचीत हुई, और जिस तरीके से अंतिम समय पर जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भाई हम एक सभ्यता को ख़त्म कर देंगे, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो डेडलाइन दे रखी थी ईरान को, उससे पहले 4-5 घंटे पहले वो खुद पाकिस्तान के नेताओं को फ़ोन कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से मनाओ ईरान को ताकि सीज फायर हो जाए। तो भाई अगर आपको दबाव डालना था तो आप ईरान पर दबाव डालते ना, आप पाकिस्तान पर दबाव क्यों डाल रहे, जिसकी जो इतनी ताकत नहीं है कि वो ईरान पर दबाव डाल सके। ईरान पर दबाव डालने की ताकत या तो रूस में थी या फिर चीन में थी, क्योंकि यही दो लोग उसकी खुलकर मदद कर रहे थे जिनकी बात ईरान सुन भी सकता था। लेकिन आप किससे बात कर रहे थे? आप पाकिस्तान से बात कर रहे थे, जिसके प्रस्ताव को लगातार ईरान खारिज करता चला जा रहा था। लेकिन उसके बाद ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सी जिनपिंग को भी फ़ोन लगाया कि भाई कुछ कीजिएगा, क्योंकि ईरान तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। कुछ हम जितनी भी धमकियां देना हर चीज़ करके देख लिया, लेकिन उसकी तरफ से उससे ज़्यादा खतरनाक पलटवार आ रहा है। तो कई लोगों की जान जा रही है, इस जंग को किसी तरीके से रोका जाए। उसके बाद चीन सक्रिय हुआ, और चीन के सक्रिय होने के बाद ही ईरान सीज फायर के लिए तैयार हुआ है। और इसीलिए वो चाहता है कि चीन और रूस की तरफ से गारंटी दी जाए कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भरोसा नहीं है, अमेरिकी ही भरोसा नहीं करते। जब अमेरिकियों से ही पूछा गया तो उनका ही कहना है कि हमारा राष्ट्रपति दिन में 20 बार झूठ बोलता है। तो वो कब कौन सी चीज़ झूठ बोल देगा, कौन सी सच बोलेगा, ये उसको खुद पता नहीं होता। ट्रंप खुद बोलते हैं कि मैं कब क्या करूँगा मुझको ही पता नहीं होता। तो फिर ऐसे में उन पर भरोसा ईरान कैसे कर ले? सीज फायर भी हुआ है, लेकिन ईरान को बिल्कुल भरोसा नहीं है कि भाई अमेरिका इस सीज फायर को मानेगा कि नहीं मानेगा, और दिख तो यही रहा है कि वो मानता नहीं, भरोसा भी नहीं है। और दूसरे, इस सीज फायर का एक तो उल्लंघन हो रहा है, उल्लंघन करने वाले को आप डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरी ओर वहाँ से अमेरिका के जो चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो जेडी वेंस हो, चाहे वहाँ की जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जो वहाँ की प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, वो हो, ये लगातार भड़काने वाले बयान भी दे रहे हैं, और कि किस तरीके से हमने ईरान को हरा दिया, ईरान तबाह हो गया, ये सारी चीज़ें। देखते हैं एक बार क्या कहा है व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जो कैरोलिन लेविट है, वो क्या कुछ कह रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि अमेरिका केवल कुछ दिन के लिए रुकना चाहता था, और इस बीच वो अपनी कुछ और तैयारी करता, या फिर वो इजराइल के साथ कुछ उसकी अपनी समझौते होते, जो कुछ भी है, लेकिन वो तुरंत तत्काल इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा था, जिसके वजह से वो इस तुरंत युद्ध विराम चाह रहा था। पर ईरान को ये सारी बातें पता थीं, और इसीलिए ईरान ने कहा है कि हमारी उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं, हमने ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटाए हैं, पूरी तरीके से तैयार है। आप जिस क्षण इस युद्ध विराम का उल्लंघन करोगे, हम उसका तुरंत जवाब देंगे, और वो चाहे लेबनान हो, चाहे हमारे सहयोगी हो, वो सब इन शर्तों में शामिल है। एक बार सुनते हैं जो व्हाइट हाउस की प्रवक्ता हैं क्या कह रही हैं।
6 weeks ago, the president looked the American people in the eye directly, and he told them that he launched this operation to take out the imminent threat that was posed by Iran. And that threat has now been greatly destroyed. Their navy, their missiles, their defense industrial base, and their desire and their plan to build a nuclear bomb inside their country is no longer going to be allowed, can no longer happen, thanks to the remarkable success of Operation Epic Fury over the course of the last 38 days. That has been absolutely achieved, and now we're moving into the next phase of this, which is a negotiating period to put some fine points on this and to hopefully broker an agreement that can achieve long-term peace in the Middle East. तो अब जिस ईरानी सरकार से, जिस शासन से समझौता ये कर रहे हैं, उसको अभी भी ये टेररिस्ट रिजीम बता रहे हैं। यानी आप उसी रिजीम को, उस रिजीम को आप चेंज करने की, बदलने की पूरी कोशिश कर दिए, लेकिन आप फेल रहे, आप उसमें नाकाम रहे, और अभी भी आप उस सरकार को, उस सत्ता को आप कह रहे हैं कि टेररिस्ट रिजीम है। हालांकि ईरान का भी जब भी ये जवाब आ रहा है तो इनको आतंकवादी शासन बताया जा रहा है, आतंकवादी हमले बताए जा रहे हैं। लेकिन ये भड़काने वाले जो बयान युद्ध विराम के दौरान भी अगर दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि युद्ध विराम को लेकर अमेरिका की भी नीयत ठीक नहीं है, और उसका एहसास ईरान को भली भांति है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं कि भाई हम जंग जीत गए हैं, अगर आप जंग जीत गए हैं तो फिर भाई आपको इतना हड़बड़ी में समझौता करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप तो अच्छा, आप ही भाग भी रहे थे कि समझौता हो जाए, कभी चीन, कभी रूस, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी किसी के जरिए आप कोशिश करा रहे थे, पाकिस्तान के जरिए। ईरान ने तो हर बार ये कहा हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है और हमारी युद्ध विराम में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम तो केवल लड़ाई रोकेंगे पूरी तरीके से। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सीज फायर हुआ है, उससे 5-6 घंटे पहले खबर भी आई थी कि ईरान ने अमेरिका से बातचीत का हर चैनल बंद कर दिया है। बोले हम बिल्कुल भी इन लोगों से बातचीत नहीं करेंगे कि भाई, क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसके बाद सीज फायर होता है और अब आप उसको जीत बता रहे हैं, जबकि भाई 28 फरवरी को पहला हमला होता है और 1 तारीख को ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि हम जंग जीत गए हैं। उसके बाद आप 40 दिन तक जंग लड़ते रहते हैं कि भाई हमको पूरी तरीके से जंग जीतनी है, और बाद में क्या होता है, आप ईरान की शर्तों पर समझौता कर लेते हैं और उसके बाद फिर ढोल पीटना शुरू कर देते हैं कि भाई हम जंग जीत गए। अगर आप जंग जीत गए हैं तो फिर व्हाइट हाउस का घेराव रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि भाई ट्रंप ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, भाई हम तो चाहते थे कि जंग जारी रहे। आमतौर पर जो अमेरिका में मैक्सिमम लोग हैं, 70% लोग ऐसे थे जो ट्रंप की जंग वाली नीति का विरोध कर रहे थे, लेकिन कुछ उनके भक्त हैं जो चाहते थे कि नहीं नहीं भाई ईरान को खत्म करना है। लेकिन इसके बाद जब सीज फायर हुआ है तो उन लोगों ने ही ट्रंप को घेर लिया है। व्हाइट हाउस का जिस तरीके से घेरा हुआ है, वो सबको, उन सबका बयान भी है, उनका कहना है कि भाई हम रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं और ट्रंप के समर्थक हैं, ट्रंप के चलते ही हम रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक बने हैं। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ है और जिस तरीके से ईरान में खुशियां मनाई जा रही हैं, बोले अमेरिका में तो कहीं ऐसी खुशियां नहीं मनाई जा रही हैं, क्योंकि ईरान सीधा सीधा इस जंग का बैनर है। जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, ईरान की शर्तें मानी गई हैं, हमारी हार हुई है, एक तरीके से इज्जत मिट्टी में मिल गई है। और अब ट्रंप के जो मंत्री हैं, उनकी प्रवक्ता हैं, उनके जो बयान आ रहे हैं कि भाई हम जंग जीत गए हैं, और अब ट्रंप का कहना, ट्रंप अब इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने अपनी सेना नहीं हटाई है, क्योंकि उनको भी दिखाई दे गया है कि अमेरिका का मीडिया को तो सीधा सीधा बोल देते हैं बिका हुआ है, हमारा विरोधी है, और जाने क्या क्या बोलते हैं कि फर्जी न्यूज़ देता है। भाई जो न्यूज़ सभी जगह से आ रही हैं, हमने मान लिया कि अमेरिका का मीडिया बिका हुआ है, यूरोप का मीडिया है, वो भी इस चीज़ को बोल रहा है कि भाई इस जंग में अमेरिका की ज़बरदस्त हार हुई है, उसकी ज़बरदस्त किरकिरी हुई है। तो भाई जब से, और यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर ही रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक भी जब ये चीज़ बोल रहे हैं, तो भाई आप किस किस को झूठा बताएंगे? आपके सिर्फ जो आपके अपने 4 लोग हैं वही बोल रहे हैं कि हम जंग में हमारी जंग में जीत हुई है, ईरान को बुरी तरीके से हमने हरा दिया है। लेकिन वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि भाई आप गए थे कि हमें रिजीम चेंज करनी है, वहाँ कोई रिजीम चेंज नहीं हुई, बल्कि वहाँ और भी ज़्यादा मजबूती से जो उसी रिजीम के लोग हैं वो और भी ज़्यादा मजबूती से आ गए हैं। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि इस पूरे मुद्दे में जो अमेरिका है वो पूरी तरीके से, ट्रंप सरकार है वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है, और इसीलिए ट्रंप की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, ये बताने के लिए कि भाई ये देखो कि ईरान की हमने कोई शर्त नहीं मानी है, कि जिस शर्तों को लेकर ईरान बोल रहा था हम उन्हें उन शर्तों को एक तरीके से किनारे रख दिया है। तो इसलिए इस जंग को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 14 दिन का सीज फायर है चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और इस्लामाबाद में बैठक होगी। अगर इसी तरीके की स्थितियां बनी रहीं
कि भाई आप सीज फायर को लेकर, समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो फिर समझौता कैसे होगा? बिल्कुल, और समझौता अभी होना बाकी है, जो फाइनल समझौता होना है, अंतिम समझौता है। और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप भी ये बयान दे रहे हैं, अब उनके उपराष्ट्रपति हों, उनकी प्रवक्ता हों, लेकिन खुद भी ये बयान दे रहे हैं कि हम अभी अपने सैनिकों को वहीं रखेंगे। यानी आपको भी भरोसा नहीं है कि ये युद्ध विराम चलेगा, और होगा भी कैसे, क्योंकि आप खुद ही तोड़ रहे हैं और आपका सहयोगी तोड़ रहा है। तो फिर ईरान ने तो चेतावनी पहले से दे रखी है कि अगर टूटा तो फिर हमारी तरफ से हमले होंगे, और ट्रंप भी अब दोहरा रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर पहले से भी ज्यादा भीषण हमले होंगे। हालांकि ट्रंप भीषण हमलों की बात ना जाने कितनी बार दोहरा चुके हैं, डेडलाइन भी दी, 3 बार उन्होंने बढ़ाई, और आखिरकार किसी भी तरह से उन्होंने ईरान के साथ युद्ध रोकने का समझौता कर लिया, लेकिन यानी युद्ध विराम कर लिया। अब ये युद्ध विराम लगता है कि पूरी तरीके से खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल कहीं से भी इसका पालन करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन ईरान को यूरोपियन देशों से भी इस युद्ध विराम के लिए भी जो समर्थन मिल रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उधर कीयर स्टारमर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर खुशी जताई और कहा है कि सभी पक्षों को इस युद्ध विराम समझौते का पालन करना चाहिए। और अभी इमैनुअल मैक्रों का हम लोगों ने ट्वीट दिखाया ही कि वो कह रहे हैं, यानी अगर युद्ध विराम ये टूट है तो मुझे लगता है कि ईरान को एक बार फिर जबरदस्त सिंपैथी गेन होगी, यानी सहानुभूति मिलेगी इन देशों की जो देश अमेरिका के विरोध में खड़े हो गए थे ईरान पर हमले के बाद। नहीं, बिल्कुल, कि ईरान से जो जंग शुरू हुई उसमें पहले शुरुआत से ही अमेरिका अलग थलग पड़ गया था। और अब भी डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है, उन्होंने जिस तरीके से नाटो को खरी खोटी सुनाई है कि भाई अब हम आपको भी देख लेंगे। उन्होंने एक बार फिर ग्रीनलैंड का जिक्र किया है कि वो जो बेजान पहाड़ है वो हमें अभी भी ध्यान है। तो ट्रंप ने सीधा सीधा बोला है कि अब हम ईरान जंग से निकलने के बाद हमारा अगला टारगेट यूरोप ही है, अब हम यूरोप पर हमला करने वाले हैं। और अगर ग्रीनलैंड पर हमला होता है तो सीधा सीधा डेनमार्क के नाटो का आर्टिकल 5 के लिए बैठक बुला लेगा, और क्योंकि अमेरिका खुद ही नाटो में शामिल है, तो अब क्या स्थिति बनेगी? डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार बोल रहे हैं कि हम नाटो से बाहर चले आएंगे। तो ऐसे में अब अगला जो टारगेट डोनाल्ड ट्रंप का है कि या तो यूरोप हमारे साथ जंग में आए, नहीं तो फिर हमसे ही जंग लड़ दे, सीधा सीधा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आने को कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि यूरोप को भी पता है कि भाई ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कब अपनी किस बात से पलटी मार जाएं। लेकिन यूरोप के नेता तो पलटी नहीं मार पाएंगे, वो तो बीच में रह जाएंगे। जिस तरीके से ईरान के साथ सीज फायर को लेकर हो रहा है, ईरान को तो पहले से ही पता था कि भाई हमारे सामने जो नेता है जिससे हमें डील करनी है उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो पलटी मारेगा बार बार। तो इसीलिए ईरान ने सीज फायर करने के बावजूद अपनी सेनाओं को भी आदेश दे रखा था कि भाई अगर जरा सा भी हमला उठा, अपनी उंगलियों को ट्रिगर पर ही रखो, तुरंत ही आपको वो आदेश की इंतजार नहीं करना है, हमला होता है तुरंत जवाब दे देना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अब जिस तरीके से जेडी वेंस के बयान है और वही लीड कर रहे हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, आज शाम तक वो इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। लेकिन इस हालात में अगर आप सीज फायर के बाद समझौते की उम्मीद कर रहे हैं तो फिर उम्मीद के लिए तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरीके के बयान ईरान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, जिसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई आपको लेबनान पर हमले बंद करने पड़ेंगे। यूएन का भी बयान आया है, उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को निर्मम हत्या कर दिया है कि लेबनान पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं, बोले सीज फायर में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, और जिस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इजराइल है उनके प्रधानमंत्री हैं वो तो इंटरनेशनल अपराधी हैं, उन्हीं के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट भी कटे हुए, गिरफ्तारी वारंट है, और दूसरे अपने देश में इस लड़ाई को लेकर भी घिरे हुए थे, और युद्ध विराम जब कर लिया है तो और बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। और यही वजह है कि उस बौखलाहट में, झुंझलाहट में लेबनान पर हमले उन्होंने ताबड़तोड़ बहुत तेज हमले कर दिए। और अब मुश्किल पड़ी है अमेरिका की, वो इस परेशानी में है कि वो अब इस जो लेबनान पर हमला किया है इजराइल ने, उसका बचाव करने पर वो मजबूर हो रहा है। और इधर भड़काने की भी कोशिशें हो रही हैं। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान के लिए जो मशहूर रहे हैं पूरी लड़ाई के दौरान, उन्होंने फिर एक बयान दिया है। युद्ध विराम हुआ है और उन्हीं के भागने दौड़ने पर हुआ है, पस्त हो चुके थे पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि ईरान को तो हमने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एक बार सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने, ईरान को लेकर क्या टिप्पणी की है, और उसको कैसे अब ये बता रहे हैं कि हम जब आपने तबाही कर दिया तो फिर आप समझौता किससे कर रहे थे, और क्यों इतनी दौड़ लगा रहे थे समझौता करने के लिए। और अभी भी ईरान का कहना है कि भरोसा नहीं है
और हम तैयार बैठे हुए हैं किसी भी तरह की स्थिति का सामना करने के लिए। बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि लेबनान पर हुआ हमला ईरान पर हमला माना जाएगा और हम उसी तरीके से उसका जवाब देंगे। पहले सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। क्या तो ये फिर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं। उसके अलावा जेडी वेंस कह रहे हैं कि लेबनान शामिल ही नहीं था। सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि जिस समझौते की स्क्रिप्ट आपने खुद भेजी हो उसमें लेबनान का नाम लिखा हुआ है और आप कह रहे हैं कि उसमें शामिल नहीं था। लेकिन इधर इजराइल में जिस तरीके से नेतान्याहू के खिलाफ माहौल है और वहाँ पर उनके विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, उससे नेतान्याहू की परेशानी और बढ़ती दिख रही है। उनको लगा होगा कि आने वाले दिनों में जब अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे तो ईरान पर हमला करके वो चुनाव जीत लेंगे, लेकिन उनकी मुसीबत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी बात भी करते हैं कि किस तरीके से वहाँ का मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, किस तरीके से विपक्ष के नेता नेतान्याहू को घेर रहे हैं। लेकिन पहले ट्रंप को सुन लेते हैं, क्या कहा उन्होंने। As I stated in my announcement of Operation Epic Fury, our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or project power outside of their borders. That means eliminating Iran's navy, which is now absolutely destroyed, hurting their air force and their missile program at levels never seen before, and annihilating their defense industrial base. We've done all of it. Their navy is gone, their air force is gone, their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it. तो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की हमने सारे लक्ष्य जितने भी हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो सब हमने प्राप्त कर लिए हैं। बता भी रहे हैं कि ईरान की नेवी को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया है। उसके अलावा उनके जो डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस थे उनको हमने समाप्त कर दिया है। न्यूक्लियर वेपन एम्बिशंस जो थी उसको ख़त्म कर दिया है, नहीं रह गया है उनकी, यानी वो परमाणु हथियार नहीं बना सकते हैं। और ईरान जो इस इलाके में लोगों को धमकाता था वो क्षमता हमने उनकी कमज़ोर कर दी है। ये ट्रंप की भी बौखलाहट और झुंझलाहट बता रही है कि पिछले 40 दिन से आप लगातार मार खाते रहे, आपके सारे तबाह कर दिए गए जो पश्चिम एशियाई देशों में आपके जो तमाम ठिकाने थे, सैन्य ठिकाने, आपका जो सबसे बहुत ताकतवर जो युद्धपोत था वो कहाँ चला गया है, अब्राहम लिंकन पता ही नहीं चल रहा है। और आप कह रहे हैं कि हमने ईरान की ताकत को ख़त्म कर दिया, और ईरान कह रहा है कि हम तो इसी तरह की लड़ाई 2-3 साल तक लड़ सकते हैं, लेकिन आप ही नहीं लड़ पा रहे हैं, आप युद्ध विराम के लिए परेशान हो गए थे। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप गए थे रिजिम चेंज करने के लिए, आप गए थे वहाँ के तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए, और हाँ, हॉर्मुज़ भी आप एक तरीके से बंद करा के चले आए। हाँ, आप उल्टा हॉर्मुज़ को ही आप ईरान को सौंप कर चले आए हैं। बंद नहीं, बल्कि ईरान को सौंप दिया आपने, क्योंकि अब वहाँ पर ईरान का कब्जा हो गया है। यानी कि खाड़ी के बाकी के जो 6 देश हैं अब ईरान को टोल देंगे, उसके बाद अपना तेल बेच पाएंगे, और ईरान अपना जो तेल बेचेगा वो विदाउट किसी टोल के बेचेगा। और अब ईरान से अब आप बोल भी क्या रहे हैं कि भाई जो सीज फायर जो हुआ है उसमें जो शर्तें हैं उनमें ईरान से जितने भी आपने जो बैन लगा रखे थे उन सबको आप हटाएंगे भी। तो इस जंग में ईरान का नुकसान कहाँ हुआ भाई? जो भी नुकसान हुआ है, आप तो पहले तो ये कह रहे थे कि भाई हम हरजाना लेंगे ईरान से, लेकिन अब उल्टा आप कह रहे हैं कि भाई आप हॉर्मुज़ से टोल वसूल करके जो भी आपका नुकसान हुआ है उसका आप हरजाना ले लीजिए वहाँ से जो। और दूसरा, ट्रंप जो हरजाना मांग रहे थे अब उसकी वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। आप ईरान को जंग में ईरान को देकर ही आए हैं, आप लेकर वहाँ से कुछ नहीं आए हैं। और अब ट्रंप के भले ही कुछ भी बयान आ रहे हो, लेकिन ये सबको पता है कि इस जंग में अमेरिका की ज़बरदस्त हार हुई है। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि आपने जंग के लिए जो बहाना बनाया था, कहा था कि हम उनको परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाने देंगे। अब सीज़ फायर के समझौते में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। जब ट्रंप से पूछा भी गया कि भाई ईरान के पास में करीब 5,500 किलो यूरेनियम है, और उसमें से तकरीबन 440 केजी यूरेनियम ऐसा है जिसको वो करीब 60% तक संवर्धित कर चुके हैं, 90% होते ही वो परमाणु बम की स्थिति में पहुंच जाएगा। बोले उसका क्या करना है? तो ट्रंप उस चीज़ को लेकर कोई भी जवाब नहीं दे पाए, बस खाली यही उन्होंने कहा कि भाई हम उसको देखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे।
भाई यूरेनियम है तो ध्यान तो उसको रखना ही पड़ेगा, लेकिन क्या अब अमेरिका ईरान के उस यूरेनियम को उससे मांगेगा? अभी तक तो ये कह रहे थे कि नहीं भाई हमें सौंपना पड़ेगा, इजराइल तो की तरफ से दावा हो रहा था कि हम अपने सैनिकों को भेजकर उस पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब यूरेनियम का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बीच में ये भी खबर आई थी कि ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में जो इनका सैन्य बेस है उसको भी टारगेट कर लिया था, वहाँ पर भी मिसाइल हमले किए थे, और ईरान ने अब बोला भी है। उसके बाद से ही तो अमेरिका की बेचैनी और बढ़ गई कि इसका मतलब, और कहा भी बीच में ईरान के जो IRGC के प्रवक्ता हैं कि भाई हमारी ताकत को आप यहीं तक मत आंकिए। जब ट्रंप का ये धमकी आई कि हम एक सभ्यता को खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा हम वाशिंगटन तक पहुंच सकते हैं, आप ये मत सोचिए कि केवल यहीं पर है। हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये तो कहा भी जा रहा था कि ICBM मिसाइलें भी हैं जो वाशिंगटन तक पहुंच सकती हैं, लेकिन ईरान ने वो मिसाइलें अभी तक दिखाई नहीं थी, और ये भी कहा जा रहा है ईरान की जो मुख्य मिसाइलें हैं उनका बहुत ही सीमित उपयोग किया गया है। आमतौर पर जो मिसाइलें दागी गई वो 2014 से पहले जो उसने बना रखी थी उन मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। जो मुख्य मिसाइलें जो बाद में बनाई गई हैं 2020 के बाद से जो ईरान ने प्रोडक्शन किया है उनमें से कुछ मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अधिकतर मिसाइलें ईरान ने बचा कर रखी थी। ईरान अमेरिका की तरफ से भी तमाम रिपोर्टें आई जिसमें कहा गया था कि भाई आधे से ज़्यादा हथियार ईरान का बचा हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो यही थी, अमेरिकी रिपोर्ट भी बोल रही थी कि उसके सबसे खतरनाक हथियार अभी यूज़ ही नहीं हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का जो शस्त्र भंडार था वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था, और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 5 साल लगेंगे जो जितने हथियार अमेरिका ने यूज़ किए हैं ईरान जंग में उनको दोबारा से बनाने के लिए कम से कम 5 साल का समय लगेगा। और इसके लिए उसने यूरोप से जितने भी हथियार थे वो सारे वापस मंगा लिए थे। एशिया में जो भी तैनाती थी उनकी पूर्वी एशिया में, जापान में, दक्षिण कोरिया में, वहाँ से सारे हथियार वापस मंगा लिए थे। और उसके बाद अब हालत ये हो गई है कि अमेरिका के पास जंग लड़ने लायक जब हथियार नहीं बचे तो फिर ट्रंप बौखला गए थे और उन्होंने सीज फायर कर लिया, लेकिन ईरान अभी भी जंग के मूड में है। उसका यही कहना है कि भाई हमने अपनी तरफ से सीज फायर का कोई भी ऐलान नहीं किया था कि भाई हमें जंग रोकनी है, हम तो चाहते थे जंग चलती रहे, क्योंकि पहला हमला आपने किया था। बिल्कुल, हमला और ख़त्म उसको हम ही करेंगे, ये बार बार ईरान अपनी बात को दोहरा रहा था और कह रहा था कि भाई हम हमलावर नहीं हैं, हमला आप किए तो अपनी रक्षा का अधिकार हमको है, लेकिन अब सीज फायर करने के बाद भी उसका उल्लंघन हो रहा है। और अब ऐसा लग रहा है कि ये सीज फायर अब ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हमले होते रहे तो ईरान की तरफ से भी पलटवार होगा, और लग यही रहा है कि हमले होते रहेंगे, क्योंकि अब अमेरिका भी इजराइल के इन हमलों को जस्टिफाई करने लगा है। और इधर इजराइल इसलिए हमले कर रहा है लेबनान पर क्योंकि जबरदस्त तरीके से गिर गए हैं प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, और वहां विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। विपक्ष के जो नेता हैं याइर लैपिड, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपको हासिल क्या हुआ है, आपने इस लड़ाई में इजराइल का जो इस इलाके में महत्व था, दबदबा था, आपने उसको भी खत्म कर दिया। और कहा कि भाई वहाँ की मीडिया भी ये बात लिख रहा है कि 3 शर्तें, 3 आपके लक्ष्य थे, उन 3 मुख्य लक्ष्य थे कि आप रेजीम चेंज कर देंगे, आप परमाणु कार्यक्रम को वहाँ पर रोक देंगे, और आप बैलिस्टिक मिसाइलों की ताकत को सीमित कर देंगे। इन तीनों में से आपने कौन सा लक्ष्य हासिल किया? और आपने एक स्ट्रेट जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर अलग आपका ईरान का दबदबा बढ़ गया है, पूरी तरीके से उसके कब्जे में है। इसके अलावा ईरान की जो ताकत है, ईरान की जो उस इलाके में क्षमता है, दबदबा है, वो पूरी तरीके से स्थापित हो गया है। कहाँ इजराइल अपना दबदबा समझा करता था और कहाँ इजराइल और अमेरिका दोनों को हराकर ईरान ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। और आने वाले दिनों में अब इजराइल अकेले दम पर अमेरिका से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। नहीं बिल्कुल, अभी एक जो जंग हुई है उसमें ट्रंप को एक और झटका लगा है। अमेरिकी सर्वे एजेंसी है ग्लोब, उसका जो सर्वे आया है उसने बताया है कि वैश्विक स्तर पर नेतृत्व स्वीकृति के मामले में चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है। बोले सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका पहले नंबर की जगह दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। चीन को उसमें 36 रेटिंग पॉइंट मिले हैं, जबकि अमेरिका को 31 पॉइंट मिले हैं, और ये डिफरेंस भी 5 पॉइंट का है। और जंग से पहले अमेरिका 47% पर था, वो 31 पर आ गया है। यानी इस जंग ने अमेरिका को, सिर्फ अमेरिका ने खोया ही खोया है, मिला कुछ भी नहीं है। ट्रंप जो लगातार बोलते थे कि हम जंग रुकवाते हैं, हमने 8 जंगें रुकवाई हैं, हमको नोबल नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ इस जंग में जिस तरीके से वो फंसे, पूरी तरीके से उन्होंने अमेरिका की बद्ध पिटवा ली। जो एक तरीके से दम मरा जाता था कि दुनिया में सबसे मजबूत देश है, कि उसकी बात पूरी दुनिया सुनती है,
ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाया पूरी दुनिया पर तो सभी लोगों ने अमेरिका की शर्तों पर समझौता किया, लेकिन चीन ने तब भी अमेरिका की शर्तों पर समझौता नहीं किया था। और अब इस जंग के बाद हालत ये हो गई है कि दुनिया की नज़र में अमेरिका की जो एजेंसियां हैं वही बोल रही हैं कि जो अपना एक नंबर का ताज था अमेरिका के पास जो करीब 80 साल से था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हाथों से चीन को दे दिया है। और दूसरा जो मिडिल ईस्ट में, पश्चिमी एशिया में, जिसको अब तक ये कहा जाता था कि सबसे बड़ी पावरफुल जो है वो इजराइल है, इजराइल से कोई देश टकराता नहीं है, लेकिन इस जंग के बाद वहाँ एक और सुपर बॉस अमेरिका ने बना दिया है वो है ईरान। कि भाई वो इजराइल नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ चुनौती दे सकता है। तो ईरान का भी आपने वहाँ दबदबा कायम करा दिया है। अब हालत ये हो गई है कि ईरान हॉर्मुज से टोल लेगा, सऊदी अरब के टैंकर हों या बहरीन को हों या यूएई के हों, और सभी लोग ईरान की ताकत को मानेंगे और उसको टोल चुका के ही बाहर निकलेंगे। तो भाई अगर ईरान टोल ले रहा है तो दूसरे कोने पर ओमान और यूएई भी है। भाई वो टोल बैरियर वो लगाए ना, लेकिन ईरान ने ये बोला कि भाई यूएई को तो बिल्कुल नहीं देंगे, ओमान को जरूर हम इसका कुछ हिस्सा दे देंगे कि दूसरे किनारे पर वो भी है, क्योंकि जहाज एक तरफ से जाएगा दूसरी तरफ से निकलेगा। तो आप ईरान का एक तरफ से ईरान ने दोस्ती का चारा भी फेंका है कि हमारे साथ आओगे तो फायदे में रहोगे, अमेरिका के साथ रहोगे तो नुकसान में रहोगे, क्योंकि ओमान अकेला इस जंग में देश था जिसके अपने किसी वहाँ अमेरिकी बेसों को इजाज़त नहीं दी थी कि ईरान पर हमला करे। और लगातार ओमान की तरफ से बयान आ रहा था कि भाई ईरान समझौता के लिए तैयार था अमेरिका के साथ में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जंग चाहते थे, उनकी नज़र ईरान के तेल के कुओं पर थी। और बता भी दिया था एक बार उन्होंने कि भाई हमारा तो लक्ष्य के वहाँ रजीम चेंज करना नहीं था, वहाँ के तेल पर निगाह थी और तेल पर हम कब्जा करना चाहते थे। लेकिन यही चीज़ें हैं कि आपने अपना जो दबदबा था अमेरिका का और उधर यहाँ पश्चिम एशिया में इजराइल का, दोनों का दबदबा एक साथ ईरान ने ख़त्म कर दिया। और यही बात है कि अगर इस लड़ाई की अभी तक जो 40 दिन की लड़ाई हुई, इसका हासिल क्या हुआ, जो इजराइल की भी जनता पूछ रही है और अमेरिका की भी जनता, तो वास्तव में अमेरिका की और इजराइल की दोनों की संयुक्त रूप से बदनामी हुई है और वहाँ जीत हुई है तो ईरान की जीत हुई है। क्योंकि आप जब युद्ध विराम भी कर रहे हैं तो वो भी ईरान की शर्तों पर करने को मजबूर हुए, और अब आप भले वायलेशन कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने तो कहा ही है कि वो उसके लिए तैयार है। तो बहुत मुश्किल स्थितियां हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए और इधर इजराइल में नेतान्याहू के लिए। और अमेरिका और इजराइल के बीच में भी जिस तरह से अब दूरियां हो गई हैं, चूंकि जो कैंट अभी कल ही हम लोगों ने उनका ये बयान सुनाया था, वो कह रहे हैं कि इजराइल पर भरोसा करना और इजराइल को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, नहीं तो वो अपना तो नुकसान करेगा ही, वो अमेरिका का भी नुकसान करेगा। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, चूंकि इजराइल के कहने पर ही अमेरिका इस लड़ाई में कूदा है। अमेरिका तो लगातार कोशिश कर रहा था कि वार्ता होती रहे, चलती रहे, वार्ताओं के दौर चलते रहे और लड़ाई खिंचती चली जाए, लेकिन नेतान्याहू ने 28 फरवरी को हमला कर ही दिया। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने ही बताया था कि भाई ईरान को जंग से ही रोका जा सकता है, और ये भी कहा था कि भाई एक बार ईरान की टॉप लीडरशिप चली जाएगी तो आराम से रिजीम चेंज हो जाएगी, जंग ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप का भी यही कहना था जब भी जंग शुरू हुई तो उससे पहले कि भाई ईरान से यदि हम लड़ेंगे भी तो बहुत लंबी जंग नहीं लड़ेंगे, 1-2 दिन की बात होगी। लेकिन जब ट्रंप को दिखाई दिया कि ये जंग बढ़ती चली जा रही, लंबी खिंचती चली जा रही है, अमेरिका के लिए ये अफगानिस्तान और वियतनाम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद उनको ये लग रहा था किसी तरीके से जंग को रोका जाए। और इस जंग में ना तो अमेरिका को कुछ मिला है ना ही इजराइल को कुछ मिला है। इजराइल में तो ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि भाई $20 अरब खर्च करने के बाद आपने हासिल क्या किया है। भाई अमेरिका तो ये पैसा आपको देगा नहीं और ना ही मिडिल ईस्ट का कोई देश आपको मदद करेगा। करीब 40 दिन तक सभी कामकाज आपने ठप किए रखे और इतना बड़ा खर्च किया है इस जंग में, बदले में क्या मिला? नेतन्याहू तो बोल के गए थे कि भाई हम आपके जो ईरान है उसके यूरेनियम पर कब्जा करेंगे, लेकिन आप वहाँ से 1 किलो यूरेनियम भी लेके नहीं आ पाए। और दूसरी तरफ रूस की तरफ से तो बाकायदा रूस के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मेदवेदेव, वो तो बोल रहे हैं कि भाई इस जंग में किसी को कुछ मिलाओ या ना मिलाओ, लेकिन ईरान को परमाणु बम जरूर मिल गया है।
उसने अपने परमाणु बम का एक परीक्षण भी कर लिया है और उसको नाम दिया है हॉर्मुज स्टेट, जहाँ श्री मेदवेदेव का ये दावा है, उन्होंने कहा है जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा है और ईरान को परमाणु बम मिल गया है और वो दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम है, उसका किसी के पास तोड़ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक तरीके से उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि भाई इसको कैसे रोका जाए। कहाँ दे पाए, जब वो हार गए तो उन्होंने पूरी दुनिया से कहा कि भाई अब आप लोग देख लीजिए, उसके बाद कहा कि हम सभ्यता नष्ट कर देंगे। ईरान ने कहा ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए उसको भी, और आखिरकार हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए ही युद्ध विराम करना पड़ा। लेकिन उल्लंघन जब होने लगा तो हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर ईरान ने बंद कर दिया है। यानी पूरी दुनिया में जिस चीज़ को लेकर एक अफरा तफरी मची थी, हाहाकार मचा हुआ था, हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से वो हाहाकार अभी मचा रहेगा। और यही नतीजा है कि जो क्रूड ऑयल है यानी कच्चा तेल है, उसकी कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। फिर से बढ़ क्या गई हैं, वो जब ये संभावना हुई, युद्ध विराम की घोषणा हुई, तब कुछ कम हुआ, लेकिन अब ये लग रहा है कि और बढ़ती चली जाएंगी उसकी कीमतें, क्रूड ऑयल की। नहीं बिल्कुल, क्योंकि $90 प्रति बैरल तक आ गया था और ये 100 के करीब फिर पहुंच गया है। और अगर जिस तरीके से कल से बातचीत शुरू होगी और बातचीत में जैसे जैसे तनाव बढ़ेगा वैसे वैसे क्रूड की कीमत भी बढ़ती चली जाएंगी। और क्योंकि अभी भी ईरान ने हॉर्मुज पर जो नियंत्रण बना रखा है और साफ कह दिया है कि भाई हर किसी का जहाज अभी भी नहीं गुजरेगा यहाँ से, पहले हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। टैक्स तो देना ही है टोल आपको, लेकिन उससे पहले आपको परमिशन भी लेनी है। ऐसा नहीं कि भाई ईरान अगर टोल ले रहा है 20 लाख डॉलर का, तो आप 20 लाख डॉलर चुकाएंगे और अपना जहाज ले जाएंगे। बोले पहले तेहरान से परमिशन ली जाएगी, उसके बाद ही आप टोल देने वाली स्थिति में आएंगे, तभी आपका जहाज निकलेगा। नहीं तो जहाज निकलेगा, उस पर हम हमला करेंगे और उसको डुबो देंगे यहीं कहीं। तो जो अभी भी हॉर्मुज पर को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, वहाँ 2000 से ज़्यादा जहाज अभी भी फंसे हुए हैं। और उसको लेकर पूरे यूरोप हो चाहे एशिया हो, सभी जगह पर जो ऊर्जा संकट बना हुआ है, और अगर आप क्रूड बेच नहीं पाएंगे तो उस पर जो उसकी कीमत है उस पर इफेक्ट दिखाई देगा। और जब जहाज पहले ये लगा था कि भाई हॉर्मुज खुल गया है, जैसे ये खबर आती है कि हॉर्मुज को खोल दिया गया है, तुरंत ही 20% क्रूड की कीमत कम हो जाती है। लेकिन जब पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ट्रम्प साहब तो जो लगातार झूठ बोलते हैं, उनका एक और झूठ सामने आ गया कि भाई हॉर्मुज बंद हो गया है, वो खुल गया है, हाँ खुल गया है, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो टोल हटा है और ना ही तेहरान की शर्तें हटी हैं वहाँ से। तो उसके बाद से क्रूड की कीमत फिर बढ़ना शुरू हो गई है। अब इस्लामाबाद में बातचीत के बाद यदि कुछ ईरान की बात मानी जाती है तो संभवतः ईरान उस पर कुछ रियायत दे सकता है, तो क्रूड की कीमत या तो स्थिर होंगी या कुछ कम हो जाएंगी। लेकिन अगर वहाँ तनाव बनता है तो फिर एक बार फिर जो क्रूड की कीमत $120 $130 तक चली गई थी, वो फिर आप हम देखेंगे 2-4 दिन में वहीं की वहीं फिर पहुँच जाएंगे। बिल्कुल, और बातचीत की संभावना भी ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान में जो ईरान का राजदूत है, बातचीत को लेकर जो उसने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी, उस पोस्ट को बताया जा रहा है कि डिलीट कर दिया गया है। और जिस तरह से अब लेबनान और अमेरिका युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि ये युद्ध विराम अब बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। बहरहाल क्या कुछ होता है देखेंगे, लेकिन ईरान ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और साफ कहा है कि युद्ध विराम की शर्तों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। अब लेबनान पर हमले जारी रखे हुए हैं इजराइल, और हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर हमला चल रहा है और युद्ध विराम भी घोषित हो चुका है। लेकिन ये युद्ध विराम स्थायी युद्ध विराम में बदलेगा या नहीं बदलेगा, इसको लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। बहरहाल क्या कुछ होता है, इन तमाम चीज़ों पर रहेगी नज़र। इन अपडेट्स पर आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।